35 साल के बिल्डर रमेश भाई ने मुझे बताया कि हाल ही में उन्होंने हेल्थ चेकअप कराया और उसमें ये पाया गया कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। ये देखकर रमेश भाई और उसकी बीवी सिमरन बहुत घबरा जाते हैं। उनके लिए पूरी जैसे ज़िंदगी बदल गई, जैसे उनको कल ही हार्ट अटैक या लकवा होने वाला है, इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो दोनों बैठकर कुछ प्रश्न बनाते हैं और उन प्रश्नों का जवाब लेने के लिए वो मेरे क्लिनिक पे आते हैं। कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 3% reduction in heart attacks. We have always linked high cholesterol with heart conditions, but now there's proof it can also affect how our brains work. हाई कोलेस्ट्रॉल आज के समय में काफी अहम समस्या है और कई लोगों में ये जो समस्या है वो देखी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरमुखानी। आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में और इस वीडियो में मैं रमेश भाई और उनकी पत्नी सिमरन जी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या बॉर्डरलाइन हाई है या आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो बताइए सिमरन जी, आपका क्या प्रश्न है? डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? इसका हमारी बॉडी में क्या काम है? कोलेस्ट्रॉल दरअसल एक वैक्सिंग सब्सटेंस है, मोम की तरह होता है। ये हमारे बॉडी के हर सेल्स, हर ऑर्गन में पाया जाता है। हमारे बॉडी का करीबन 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी लीवर पैदा करती है और बाकी जो हम लेते हैं वो करीब 20% होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन बनती है। इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे बॉडी के हार्मोन्स, स्पेशली स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल हमको विटामिन डी बनाने में भी बहुत मदद करता है। इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। मैंने तो सुना है ये बहुत खराब होता है। दरअसल हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब भी हम कहते हैं ना कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यानी हमारा मीनिंग ये होता है इनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है वो बॉडी की आर्टरीज में जाके उधर चिपक जाता है और उस आर्टरीज को नैरो कर देता है। मान लो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो अगर नैरो हो जाती है तो यानी हार्ट में खून कम फिरता है। उससे क्या होता है, जब आप चलते हो तो आपको छाती में दर्द होता है, यानी आपको अंजाइना होता है। अगर ये आर्टरीज और ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है तो आपको हार्ट अटैक की संभावना रहती है। उसी तरह जब ब्रेन में जो आर्टरी खून ले जाती है, जब वो ब्लॉक हो जाती है तो इंसान को लकवा होता है, यानी कि उनका एक हाथ पांव बंद हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है और चलने का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। उसी तरह जब पाँव की नलियाँ वो ब्लॉक हो जाती है तो पाँव में गैंग्रीन होता है और चलते समय पाँव में दर्द भी होता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका काम क्या है? बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो फैला हुआ है उन सब बैड कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ले आना और बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना। यानी अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो। डॉक्टर साहब, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? 4 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। उनमें सबसे पहला है रेड मीट, दूसरा है तली हुई चीज़ें यानी कि आपको फ्रेंच फ्राइज़, चीज़ डिप्स, समोसा, कचौरी, कटलेस, बटाका वड़ा, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तीसरा है प्रोसेस्ड मीट्स, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और चौथा है बेकरी आइटम्स यानी कुकीज़, केक, पेस्ट्री, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको वाइट राइस और मैदा नहीं लेना चाहिए। चिकन जहाँ तक हो सके नहीं लेना चाहिए या महीने में एक आध बार लेना चाहिए। फ़िश आप हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हो क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए, बहुत हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ घरेलू चीज़ें जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और बैड को कम करती है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है लहसुन यानी गार्लिक, उसके बाद आता है ओट्स, उसके बाद नींबू, आंवला, इसबगुल, एवोकाडो, बादाम, अखरोट और मूंगफली। कोरिएंडर और ग्रीन टी भी बहुत अच्छा है। अगर आप मिल्क लेते हो तो उसकी मलाई निकाल देनी चाहिए। पनीर आप ज़रूर ले सकते हो और दही ये तो आप अनलिमिटेड आप ले सकते हो।
जो आपको ऑयल्स लेने हैं वो कम मात्रा में लेने हैं, और जितने भी ऑयल्स आप घर में यूज़ करते हैं उसको बार बार चेंज करना चाहिए, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो, तो सनफ्लावर ऑयल हो, या कोई और ऑयल जो आपको पसंद है यूज़ करते हो, लेकिन चेंज करना चाहिए और उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। जो ज़्यादा लेना चाहिए वो है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सलाड्स। डॉक्टर साहब, मेरे पति को एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सुना है एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, क्या ये सच है? आपने बिल्कुल सही सुना है। एक्सरसाइज का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि डाइट का, और एक्सरसाइज आप चाहे थोड़ी भी करो तो भी आपको फ़ायदा होता है। और ये एक्सरसाइज न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि आपकी हार्ट और ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये एक्सरसाइज करने से आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो मैं आपको कुछ 5 एक्सरसाइज सजेस्ट करता हूँ, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे मेन एक्सरसाइज है वो है रनिंग या जॉगिंग। रनिंग और जॉगिंग मॉडरेट इंटेंसिटी, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है, मॉडरेट इंटेंसिटी से आपको भागना है, धीमी या मीडियम स्पीड से आपको भागना है, लेकिन आधा या पौना घंटे तक अगर आप जॉग या एक्सरसाइज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको दौड़ना पसंद नहीं है, जॉगिंग पसंद नहीं है, तो दूसरा विकल्प है ब्रिस्क वॉकिंग, यानी आप जल्दी चलें। इसमें मेन इम्पोर्टेंट ये है आप कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। तो अगर आप 45 मिनट्स तक अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, 30 मिनट्स भी चल जाता है, लेकिन आपको ब्रिस्क वॉक ज़रूर करना चाहिए अगर आपको जॉगिंग या रनिंग पसंद नहीं है तो। तीसरा इम्पोर्टेंट आता है वो है स्विमिंग। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आपको कहीं पे भी बॉडी में पेन हो, जॉइंट्स पेन हो, और बॉडी के लिए टोटल जो एक्सरसाइज है वो है स्विमिंग। चौथा जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है साइकिलिंग। इवन आपको हिप पेन और नी पेन भी है ना, तो भी आपके लिए साइकिलिंग बहुत अच्छी है, और साइकिलिंग से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। अल्टीमेटली हमें कैलोरीज बर्न करना है। और आखिरी जो मेरी फेवरेट है वो है योगा। योगा करने से आपको न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा होता है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्रीदिंग के लिए, आपके हार्ट के पंपिंग के लिए, ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन के लिए, मेमोरी के लिए, एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपको योगा ही करना चाहिए, इनमें से जो भी आपको पसंद हो, 30 to 45 मिनट्स पर डे, 5 to 6 डेज पर वीक, अगर आप इतना करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट पढ़ा कैसे जाता है? यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत ऊपर से ही जानना चाहती हूँ। किसी भी इंसान को अगर कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराते हैं तो वो हमेशा फास्टिंग कराना चाहिए। यानी रात को आप 10 बजे मान लो आप खाना बंद कर देते हैं, तो सुबह आप 8 बजे वो रिपोर्ट करा सकते हैं। 10 से 12 घंटे का फास्टिंग लगता है। मॉर्निंग में कोई चाय या नाश्ता नहीं करना चाहिए, भूखे पेट आपको रिपोर्ट देना है। पानी ज़रूर पी सकते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में हमारी लैंग्वेज में इसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में 5 चीज़ें बताई जाती है। एक है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, चौथा है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और 5वां है ट्राइग्लिसराइड्स। इन सब की नॉर्मल वैल्यूज़ साइड में दी हुई होती है रिपोर्ट की, तो इसलिए आपको उनकी नॉर्मल रिपोर्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी है, अगर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप सीधा दे सकते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट है वो नॉर्मल है उस वैल्यू के हिसाब से, यानी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके उनको रिपोर्ट दिखा के तसल्ली कर लेना कि सचमुच में आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना उसको नॉर्मल नहीं मान लेना चाहिए। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सीरम कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल की, तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली 200 से कम होता है। अगर आपका सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से 239 है, यानी आपका बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर 240 से ज़्यादा है यानी हाई रिपोर्ट है। तो आपको देखना है आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हम हमेशा चाहते हैं सभी नॉर्मल लोगों का 130 से कम हो, यानी अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से लेकर 129 तक हो, यानी आप एकदम फिट हैं। अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 से 159 है, यानी आपका ये कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर ये 160 से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है। जिन लोगों को
हार्ट अटैक आया होता है, स्ट्रोक हुआ होता है, जिनका स्टेंट होता है या बाईपास किया होता है, उन लोगों में हम कहते हैं कि उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से कम होना चाहिए। पहले हम कहते थे कि जिनको सिर्फ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थोड़ी ओबेसिटी है, उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से लेकर 99 नॉर्मल है, लेकिन रीसेंट गाइडलाइंस कहती है वो भी उनका 70 से बिलो होना चाहिए, ताकि वो फिट एंड फाइन रहे, ताकि उनके बॉडी में ये हार्ट अटैक और लकवे की बीमारी ना आए। तीसरा जो हम देखते हैं वो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 60 से ज़्यादा है तो बहुत ही बेस्ट है, 40 to 60 है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से कम है यानी ये अच्छा नहीं है, आपको उसको बढ़ाना चाहिए। चौथा है सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। वो हमारी बॉडी में नॉर्मली 150 से कम होता है। अगर 150 से लेके वो 250 तक होता है यानी थोड़ा हाई है, 250 से 500 तक होता है यानी मीडियम हाई है, और अगर 500 से ज़्यादा है यानी बहुत हाई है। मैंने तो सुना है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा वजन वाले को होता है और मेरे पति तो बिल्कुल दुबले हैं, तो ये बीमारी आई कहाँ से? नहीं सिमरन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मोटे होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होने की पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पतले हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं हो सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, कितना भी आप डाइट में ध्यान देते हैं, कितना भी आपने वेट रिड्यूस किया है, कितने भी पतले हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। इसलिए आपको समय समय पे जैसे गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट कराना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या हम ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी को रोक नहीं सकते हैं? जरूर रोका जा सकता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप कम करते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे और एक्सरसाइज शुरू कर देते हो तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आप टोबैको या स्मोकिंग करते हैं, वो बंद करते हैं, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड की बीमारी हो, वो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके उनको कंट्रोल में रखते हो तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ सकता है। तम्बाकू तो मैं उनसे यूँ छुड़ा लूंगी और देखती हूँ एक्सरसाइज कैसे नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है ये कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बुढ़ापे में आती है और मेरे पति की तो उम्र केवल 35 साल है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट करवा के हमने कोई मुसीबत मोल ले ली है। देखिए सिमरन जी, आपके पति 35 के हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल हाई पाया गया। ज़्यादातर लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ 1% से भी कम लोग होते हैं जिनको कुछ साइंस नज़र आते हैं। वो आँखों के ऊपर एक पीला जैसा नज़र आता है जिसको हम ज़ेंथिलीस्मा कहते हैं। बाकी कोई भी सिम्टम साइन पेशेंट को नहीं होता है। डायरेक्टली पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? हार्ट अटैक या लकवा। अगर आपके पति इस स्टेज पे आए उससे बेटर है हम जब वो सिम्टम्स नहीं है उस स्टेज पे उन्होंने रिपोर्ट कराया, ये तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सिमरन जी, यूँ भी मेडिकल साइंस का रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी उम्र 40 या 45 से ज़्यादा है तो आपको कम से कम एक बार फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए, और ये रिपोर्ट हर 2 या 3 साल में फिर से कराना चाहिए। अगर आपकी उम्र 65 से ज़्यादा है तो आपको सालाना ये रिपोर्ट करानी चाहिए। सवाल ये है, अगर किसी की उम्र 40 से कम है तो क्या उनको लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट कराना चाहिए? जी हाँ, उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिसमें ये ज़रूर कराना चाहिए, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, जिनको हार्ट अटैक आया हो, जिनको पहले कभी लकवा हुआ हो, जो ओबीस है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा और पास्ता, और या फिर किसी को फैमिली हिस्ट्री होती है हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो ऐसे लोगों को 40 से कम उम्र हो तो भी उनको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है तो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि दोबारा ये रिपोर्ट फिर कब कराएंगे और आपको लाइफस्टाइल मेजर्स, एक्सरसाइज, फूड, उसमें क्या ध्यान देना है। क्या आप मेरे पति को इस स्टेज पर टैबलेट शुरू करने की सलाह देंगे? मेडिकल साइंस के हिसाब से हम जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल के टैबलेट्स देते हैं वो इस तरह से है। नंबर 1, जिनको पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, जिनको स्ट्रोक हुआ हो, या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो, या स्टेंट हो, या बाईपास किया हो, ऐसे हर मरीज़ को हमेशा के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी चाहिए। दूसरा, अगर जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 190 से हाई हो, ऐसे मरीज़ को हम डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल के टैबलेट शुरू करते हैं। और तीसरा, जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो और उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल
70 से ज़्यादा हो, ऐसे मरीज़ को हम डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट शुरू करते हैं। अन्यथा बाकी पेशेंट्स में हम पहले डाइट और एक्सरसाइज ये करने के लिए सलाह देते हैं और 3 महीने के बाद हम ये रिपोर्ट्स रिपीट कराते हैं। 3 महीने के बाद अगर ये रिपोर्ट्स फिर भी एबनॉर्मल रहते हैं तो ऐसे मरीज़ों में हम कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट शुरू करते हैं। आपके पति में कोलेस्ट्रॉल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 230 है, थोड़ा हाई है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 140 है, वो भी थोड़ा हाई है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 36 है, थोड़ा लो है। तो एबनॉर्मल ज़रूर है, लेकिन मेरा मन कहता है अगर वो शिद्दत से एक्सरसाइज करेंगे और खाने की परहेज़ रखेंगे तो 3 महीने के बाद उनका रिपोर्ट अच्छा हो जाएगा। यानी 3 महीने बाद अगर मेरे पति का कोलेस्ट्रॉल हाई रहा तो आप हमको टेबलेट लेने की सलाह देंगे? बिल्कुल शुरू करनी चाहिए। 3 महीने के एक्सरसाइज और डाइट प्लान के बाद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो हम स्टैटिन नाम की दवाई शुरू करते हैं। 2 सबसे ज़्यादा फेमस स्टैटिन है, एटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन। दोनों में से कोई एक हम शुरू करते हैं। कुछ पेशेंट्स का अगर ट्राइग्लिसराइड भी हाई हो तो उनको फिब्रेट्स भी हम देते हैं। तो ये टैबलेट्स आपको फिर लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए। अगर आप दवाई शुरू करते हैं तो उसके बाद उनको खाने की और एक्सरसाइज करने की तो परहेज नहीं करनी पड़ेगी ना? कैसी बातें कर रहे हो सिमरन जी, ये डायबिटीज़ की तरह है। किसी आदमी को अगर डायबिटीज़ हो, अगर उनकी टैबलेट शुरू की जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुगर लेता रहे। ये बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह है। आपको जितना इम्पोर्टेंस डाइट और एक्सरसाइज का है उतना ही टैबलेट्स का है, दोनों साथ साथ में जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है बताए, अगर आप डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी टैबलेट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहती है। मान लो किसी मरीज़ को एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम चाहिए, तो अगर वो पूरा शिद्दत से डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं तो हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट 40 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम ही हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि इन दवाइयों से समझो कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाली हो तो आपके केस में ना हो। इसलिए डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट और अगर ज़रूर पड़े तो टैबलेट वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ही भाई है, सेपरेट नहीं हो सकते। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, अब इस स्टेज पे तो मेरे पति को दवाई लेने की जरूरत नहीं है ना? सिमरन जी, आप जीत गई। आपके पति का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। जो डाइट और एक्सरसाइज का आपने ध्यान किया उसे पूरा कमाल हो गया और आप सचमुच में जीत गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये डाइट और एक्सरसाइज का प्लान आपको जारी रखना है, ना कि आप 3 महीने के लिए करें और फिर बंद कर दें और साल भर के बाद फिर से आएँ हाई कोलेस्ट्रॉल लेके। ध्यान पूरी ज़िंदगी पूरा रखना है, ठीक है? तो दोस्तों, सिमरन जी ने तो अपने पति का कोलेस्ट्रॉल ठीक कर दिया है, अब आपकी बारी है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, उनको ये मैसेज देना है कि हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं और हम लकवा और हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स को बहुत कम कर सकते हैं। थैंक यू।